हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। और आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसे ना तो आप टच कर सकते हैं और ना ही इसे देखा जा सकता है। बट इस प्रॉपर्टी को जो उसका ओनर होता है वो इसे सेल भी कर सकता है, ट्रांसफ़र भी कर सकता है और इसका यूज़ भी किया जा सकता है। और जिस पर्सन को ये प्रॉपर्टी सेल की जाती है वो इसका यूज़ कर सकता है। लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के टाइप्स होते हैं कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। इन सभी प्रॉपर्टीज़ को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। आज इस वीडियो में हम कॉपीराइट के बारे में अच्छे से जानेंगे, तो इसे स्टार्ट करते हैं। Copyright ownership gives the owner the exclusive right to use the work with some exceptions। अगर किसी पर्सन के पास किसी चीज़ का कॉपीराइट है तो वो अकेला ही उस पर्टिकुलर चीज़ को यूज़ कर सकता है और किसी और को यूज़ करने से वो उसे रोक सकता है। अगर कोई और पर्सन उस चीज़ का यूज़ करता है तो वो उसके ऊपर लीगल केस कर सकता है। When a person creates an original work fixed in a tangible medium, he or she automatically owns copyright to the work। जब भी कोई पर्सन किसी भी टेंजिबल चीज़ पर, यानी कि कोई ऐसी चीज़ पर जिसको टच किया जा सकता है, उस पर कोई भी अपना टैलेंट शो करता है, जैसे कि वो काम पहले कभी नहीं किया गया हो, कुछ नया ओरिजिनल काम करता है, तो उसे उस किए गए काम का कॉपीराइट मिल सकता है। कॉपीराइट लेने के लिए एक प्रोसीजर होता है, क्रिएटर को उसके लिए कुछ फॉर्म भर के सबमिट करने होते हैं। फिर उसके बाद इंस्पेक्शन होने के बाद ही पर्सन को कॉपीराइट प्रोवाइड किया जाता है और उसके आगे का भी वो पर्सन उसको कितने टाइम तक यूज़ कर सकता है उस कॉपीराइट को, वो भी एक प्रोसीजर होता है। कॉपीराइट is one of the intellectual property rights which is automatically provided to the author or creator of the original work, which gives them the exclusive right to reproduce and distribute the copyrighted work। अगर कोई भी ऑथर या कोई भी क्रिएटर कुछ भी ओरिजिनल वर्क प्रोड्यूस करता है तो उसे उस चीज़ का कॉपीराइट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से काम हैं जिनके करने पर पर्सन को या ओनर को कॉपीराइट मिल जाता है। तो वो हैं लिटरेरी वर्क, ड्रामेटिक वर्क्स, म्यूज़िकल वर्क, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफिक वर्क, साउंड रिकॉर्डिंग। अगर कोई भी पर्सन इनमें से किसी भी चीज़ का एक न्यू क्रिएशन करता है, ओरिजिनल वर्क को जनरेट करता है, तो उसे उसका कॉपीराइट मिल जाता है। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कि किसी भी क्रिएशन को कॉपीराइट क्यों कराया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई पर्सन कोई आर्टिस्टिक वर्क कर रहा है तो उसको कॉपीराइट क्यों कराता है, तो इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट इज़ इकोनॉमिक राइट्स। फर्स्ट तो ओनर को उसको फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो भी उसने क्रिएशन की है वो उसका अकेला ही ऑनर होता है, उसके अलावा वो क्रिएशन किसी के भी पास नहीं होती, तो इसके लिए उसे फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं। सेकंड इज़ मोरल राइट्स। अगर किसी ने भी कोई क्रिएशन की है और उस क्रिएशन का यूज़ कोई दूसरा पर्सन करता है, इस केस में ऑनर के पास राइट है कि वो उस पर्सन पर लीगल केस कर सकता है और उसे फर्दर उस क्रिएशन को यूज़ करने से रोक सकता है और उसके लिए पेनल्टी भी चार्ज की जाती है और ओनर को उसके लिए कंपनसेशन भी मिलता है। तो ये दो रीज़न हैं जिसकी वजह से कॉपीराइट प्रोटेक्शन किया जाता है, इकोनॉमिक एंड मॉरल। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टर्म ऑफ कॉपीराइट की, यानी कि कॉपीराइट को कितने पीरियड के लिए ग्रांट किया जाता है। अगर कोई भी पर्सन कुछ न्यू क्रिएशन करता है तो गवर्नमेंट उसको कितने पीरियड के लिए प्रोटेक्शन देती है कि उसका काम कोई और पर्सन यूज़ ना कर सके, और अगर करता है तो उसके लिए उसे कंपनसेशन मिलता है और उसको पेनल्टी दी जा सकती है जिसने भी उसका काम यूज़ किया है। Copyright protection is granted to the author for a limited period, life of author plus 60 years। अगर कोई भी पर्सन अपना लिटरेरी का वर्क करता है, कुछ भी ओरिजिनल क्रिएशन करता है, तो उस केस में जितनी भी उसकी लाइफ है, जब तक भी वो पर्सन रहता है, प्लस 60 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ दैट पर्सन,
उसके वर्क को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट रखती है, बट आफ्टर 60 ईयर्स प्रोटेक्शन डिसकंटिन्यू हो जाती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कॉपीराइट की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों किसी के वर्क को कॉपीराइट प्रोटेक्शन दी जाती है। कॉपीराइट प्रोटेक्शन से ओनर को इसका एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाता है कि वो अपने वर्क को रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके फर्दर एडिशंस ला सकता है। Second is the owner can prevent the misuse of their original work and can take legal action if infringement takes place. सेकंड, ओनर अपने काम को किसी और को यूज़ करने से रोक सकता है, और अगर कोई दूसरा पर्सन ऐसा करता है तो उस केस में वो पर्सन उसके राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है और लीगल केस कर सकता है। और जैसा कि आपको पहले बताया कि इसके लिए उसे कंपनसेशन भी मिलेगा और दूसरे पर्सन को इसके फर्दर यूज़ से भी रोक दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द ओनर हैज़ द सोल राइट टू गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स फ्रॉम देयर वर्क। कॉपीराइट होने के बाद उस वर्क से आने वाले फाइनेंशियल बेनिफिट्स को सिर्फ ओनर ही ले सकता है, अदर कोई भी पर्सन उसका यूज़ करके फाइनेंशियल बेनिफिट्स नहीं ले सकता। नेक्स्ट इज़ इनकरेजेस सोसाइटी फॉर क्रिएटिविटी एज ओनर्स इंजॉय द बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ देयर क्रिएटिव वर्क। दैट मीन्स अगर किसी भी पर्सन की क्रिएशंस को ऐसे कॉपीराइट किया जाए और दूसरे पर्सन उसको यूज़ ना कर सकें तो ये एक ओनर को प्रोटेक्शन मिल जाती है, उस पर फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही मॉरल बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। ऐसे में जो सोसाइटी है वो भी इसे देखते हुए फर्दर क्रिएशन के लिए इनकरेज होती है और इससे आगे और भी क्रिएशंस होती हैं और इसका बेनिफिट ऑफ कोर्स कंट्री को भी मिलता है। तो इसीलिए कॉपीराइट प्रोटेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी की ओरिजिनल क्रिएशन को कॉपीराइट ज़रूर करवाना चाहिए। नेक्स्ट अब हम जानते हैं कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में। Owners develop new work and get copyright protection to ensure that they can get profit from their efforts. Owner has sole authority either to sell his work or to license it to the third party who can make use of his work. But if someone duplicate or reproduces the work of copyright holder without the latter's permission, then this can lead to copyright infringement, in which owner can take legal action against the infringer. जो भी पर्सन अपने किसी भी वर्क को कॉपीराइट कराता है वो कॉपीराइट होल्डर बन जाता है, और कॉपीराइट होल्डर के अलावा कोई भी पर्सन अगर उस वर्क को यूज़ करता है, उसको सेल करता है अपना बता करके, या उसकी डुप्लीकेट क्रिएशंस करता है या सेम वर्क को रिप्रोड्यूस करता है, तो उस केस में कॉपीराइट होल्डर दूसरे पर्सन पर लीगल एक्शन ले सकता है और उस पर्सन को इन्फ्रिंजर कहा जाता है। नेक्स्ट अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि है एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। इसमें ये बताया गया है कि अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो कि एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट हैं, यानी कि इन पर्टिकुलर सिचुएशंस को इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में। इसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी ऐसा किया जाता है तो उसे इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। इसके लिए कोई भी लीगल एक्शन जो ओनर है या कॉपीराइट होल्डर है वो कोई भी लीगल एक्शन दूसरे पर्सन के लिए नहीं ले सकता है। तो अब हम उन सिचुएशंस को जान लेते हैं, जैसे कि अगर कोई दूसरा पर्सन प्राइवेट और पर्सनल यूज़ इंक्लूडिंग रिसर्च करता है तो उस केस में उसका इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पर्सन ने कोई म्यूज़िकल वर्क क्रिएट किया है और कोई दूसरा पर्सन उस म्यूज़िक को गाता है या उस पर कोई भी रिसर्च कर रहा है तो ये कोई कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट नहीं है। बट अगर कोई दूसरा पर्सन उस म्यूज़िक को आगे सेल करता है या फिर वो उसे अपना बताता है और अपना बता करके सोसाइटी से कुछ भी फाइनेंशियल बेनिफिट्स लेता है या उसे पब्लिकली यूज़ करता है तो उस केस में वो इन्फ्रिंजमेंट होगा। बट अगर वो प्राइवेट या पर्सनल यूज़ कर रहा है उस म्यूज़िक का या रिसर्च कर रहा है उस पर तो वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ दिस एक्ट। अब नेक्स्ट सिचुएशन होती है क्रिटिसिज्म और रिव्यू वेदर ऑफ दैट वर्क और एनी अदर वर्क। जैसे कि आप जानते हैं कि हर काम के कुछ क्रिटिक्स होते हैं या उनका रिव्यू किया जाता है, तो अगर कोई दूसरा पर्सन उस किसी भी कॉपीराइट वर्क को
क्रिटिसाइज़ कर रहा है या उसका रिव्यू कर रहा है, तो उस केस में उसको कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज़ द रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे कोई भी न्यूज़ चैनल होता है, वो अपनी कोई भी करंट इवेंट्स पर न्यूज़ बनाता है, अगर दूसरे चैनल्स भी सेम न्यूज़ बना रहे हैं, तो उस केस में वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि वो करंट इवेंट है या करंट अफेयर है और इस चीज़ को कोई भी कॉपीराइट नहीं करवा सकता है। किसी भी कंट्री में घटने वाली घटना को कभी भी कॉपीराइट नहीं कराया जा सकता। अगर कोई भी पर्सन उसे बताता है तो वो उसे कॉपीराइट नहीं करवा सकता है। सेम वही न्यूज़ को कोई दूसरा पर्सन भी बता सकता है। ऐसे ही अगर कोई पर्सन कोई लेक्चर देता है पब्लिक में और सेम दूसरा पर्सन भी सेम वैसा ही लेक्चर देता है, तो उस केस में भी कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट नहीं होता है। पब्लिक में डिलीवर किए जाने वाले 2 लेक्चर्स सेम हो सकते हैं। तो ये वो सिचुएशंस हैं सारी जिस केस में कॉपीराइट नहीं करवाया जा सकता है और कोई भी ओनर इसके लिए इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस दायर नहीं कर सकता है। तो ये एक्सेप्शंस हो गए प्राइवेट और पर्सनल यूज़ इंक्लूडिंग रिसर्च, क्रिटिसिज्म और रिव्यू एंड रिपोर्टिंग ऑफ करंट इवेंट्स एंड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग ऑफ अ लेक्चर डिलीवर्ड इन पब्लिक। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रेमेडीज़ फॉर इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट। अगर किसी भी कॉपीराइट होल्डर का राइट इन्फ्रिंज होता है तो उस पर्सन को क्या रेमेडीज़ मिलती हैं, यहाँ हम वो जानेंगे। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए 2 तरह की रेमेडीज़ मिलती हैं। एक होती है सिविल रेमेडी एंड सेकंड इज़ क्रिमिनल रेमेडी। सिविल रेमेडी मिलती है सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957 में एंड क्रिमिनल रेमेडी प्रोवाइड की जाती है सेक्शन 63 में। और अभी हमने जाना है एक्सेप्शन टू इन्फ्रिंजमेंट अंडर सेक्शन 52 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। तो इन सेक्शंस को भी याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। पहले हम बात करते हैं सिविल रेमेडी की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, वेयर कॉपीराइट इन एनी वर्क हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड अपॉन द ओनर ऑफ द कॉपीराइट शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑल सच रेमेडीज बाय वे ऑफ इंजंक्शन, डैमेजेस एंड अकाउंट्स। सिविल रेमेडी के अकॉर्डिंग अगर कॉपीराइट होल्डर का राइट वायलेट होता है तो उस केस में उस पर्सन को उसके लिए कंपनसेशन मिल जाता है, यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। साथ ही जो भी पर्सन ने उसकी क्रिएशन को यूज़ किया है उसे फर्दर यूज़ करने से रोका भी जाता है। तो सिविल रेमेडीज़ में आपको इंजंक्शन, डैमेजेस एंड अकाउंट्स ये सभी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रिमिनल रेमेडी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 63 ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957, द कॉपीराइट होल्डर कैन टेक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द इन्फ्रिंजर in which there is a provision of at least 6 month imprisonment which may be extended to 3 years and with a fine of rupees 50,000 which may extend to 2 lakh rupees। सेक्शन 63 के अकॉर्डिंग कॉपीराइट होल्डर के राइट को वॉयलेट होने के लिए इन्फ्रिंजर को 2 टाइप की पनिशमेंट दी जाती है। द फर्स्ट इज इम्प्रिजनमेंट एंड द सेकेंड इज पेनल्टी। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए मिनिमम 6 मंथ की इन्फ्रिंजमेंट हो सकती है, इससे कम की इम्प्रिजनमेंट नहीं होती है, या मैक्सिमम इसे फर्दर 3 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। ऐसे ही पेनल्टी मिनिमम 50,000 तक की तो होती ही है, बट इसे 2 लाख तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। तो अभी हमने यहाँ पर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट की रेमेडीज़ के बारे में जाना, जो कि हैं सिविल रेमेडी एंड क्रिमिनल रेमेडी, और ये आती हैं सेक्शन 55 एंड सेक्शन 63 के अंडर ऑफ द कॉपीराइट एक्ट 1957। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप एक्ट एंड लॉज पर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो इसे कमेंट में मेंशन करें। और अगर आप कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इन सब पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।